इससे पहले वाले लेक्चर कैसे कवर होंगे? दिन मात्र 3-4 लेक्चर बाद आ रहे हैं ना। आप लोग रेगुलर क्यों नहीं रहते? आपको लगता है कि अगर नीट में अगर विधिवत स्तर पढ़ाने की रेगुलर क्लास लें तो आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगी? कहीं और कोटा वोटा जाते हैं, बहुत सारे बच्चे अब उस दिन बता रहे रहते हैं आपके बांदा जनपद से 2 लड़कियाँ रत्ती प्रजापति और वैष्णवी गुप्ता इंटरमीडिएट पढ़ते हुए सेंट मैरी से पढ़ रही थी और दोनों ने IIT निकाल लिया 93% से। सिविल इंजीनियरिंग पटना में मिला है सिलेक्शन, एक को और कहीं मिला है, दूसरी जगह मिला है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप कोटा जाएंगे दिमाग बैठा लिया इन सब। आपने टीचरों से NCERT बुक सब पढ़ लीजिए अच्छे से और कुछ सहायक बुकें हैं बाद में। आप लोग इंटर फाइनल में हो क्या? कर चुके हैं आप लोग की इंटर की? अभी इंटर इसी साल है तो आप लोग मेट्रोलॉजी है तो आप लोग कोर्स में भी है तत्वों का निष्कर्षण अभी नहीं पढ़ा ना। चलिए शुरुआत करते हैं आप हाँ है बेटा कैमरा कैमरा ऑन कर दिए ऊपर नहीं आ रहा, ये नहीं है दिखाई दे रहा, थोड़ा सा और पीछे करके हिंदी में आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना। क्या करना? अलग करना ना। जैसे सबसे पहले आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा अयस्क क्या है, खनिज क्या है, अयस्क और खनिज में अंतर क्या है ना। तो खनिज क्या होते हैं कोई बताएगा? व्हाट इज मिनरल? इसे कहते हैं इंग्लिश में मिनरल है ना, और इसे कहते हैं ओर्स। तो पूरे चैप्टर को जो है आप ऐसे आप जान लीजिए कि पृथ्वी में बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं ना, लोहा है, सोना दवा मिलता है, कॉपर दवा मिलता है ना, बहुत सारी धातुएं हैं मिक्सअप स्टेट में होती है ना, मिश्रित हैं, उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं ना। तो अशुद्धियाँ मिली होती हैं और आपको शुद्ध धातु में निकालना है ना। तो उससे जो जो कर्म धातुओं के साथ किए जाते हैं, कभी कभी किताबें रखना जरूरी नहीं है ना। जैसे कहते हैं लिखा रहता है धातु कर्म है ना, मेटलर्जी है ना। तो धातुओं के साथ किए जाने वाले कर्म को धातु कर्म कहते हैं। हमें एल्युमिनियम निकालना है मिट्टी से, लोहा निकालना है, चांदी निकालना है, तो क्या प्रोसेस होगा, कैसे हम शुद्ध रूप में ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं है ना। इसी प्रोसेस को कहते हैं धातुओं का धातु कर्म, मेटलर्जी कहा जाता है इसे है ना। और सबसे पहले जानना जरूरी है कि खनिज क्या है। तो खनिज बताइए, टू डिग अप फ्रॉम दी अर्थ। इसका मतलब समझिए, जो जिन्हें मिट्टी से हम खोद के निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? मिट्टी से जिन्हें खोद के निकाला जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ये क्या होते हैं? खनिज। क्या होते हैं? अच्छा, अब अयस्क क्या होते हैं? अयस्क वे होते हैं, ऐसे खनिज होते हैं जिनसे किसी धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक पूर्व कम लागत में अधिक मात्रा में निकाला जा सकता है। क्या क्या कंडीशन होने चाहिए? सुविधाजनक हो यानी और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो है ना, और कम लागत में निकाल सके है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी आप ये कह सकते हैं सभी अयस्क खनिज है, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। एक बात ये निकल के आती है, यानी खोद के नीचे तो सभी निकाले जाते हैं खनिज है ना, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। जैसे देखिए, अगर लोहा के अयस्कों की बात करें तो लोहे के 3 प्रमुख अयस्क हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। लोहे के अयस्कों के नाम, इनके अयस्कों के नाम भी पूछे जाते हैं। अगर कह दें लोहे का सबसे प्रमुख अयस्क क्या है? हेमेटाइट। क्या है वो? हेमेटाइट। फिर होता है मैग्नेटाइट, फिर सिडेराइट है ना। तो सबसे अगर कहते हैं कि प्रमुख अयस्क क्या है तो ये है। जैसे कॉपर का प्रमुख अयस्क बोले तो कॉपर पाइराइट। क्या है वो? कॉपर पाइराइट है। इससे
लगभग पूरे वर्ल्ड का 75% कॉपर इसी अयस्क से निकाला जाता है ना। अब बताइए, तो प्रमुख अयस्क हो गया ना, कॉपर तो बहुत सारे लोगों को पाया जाता है, इसका सूत्र CuFeS2, कॉपर पाया जाता है ना। अब कॉपर देखिए Cu2 होता है तो इसे क्यूप्राइड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्यूप्राइड। Cu2S होता है कॉपर सल्फाइड, इसे कॉपर ग्लांस भी कहते हैं, कॉपर ग्लांस, है ना। तो बताइए बहुत सारे, देखिए इससे भी कॉपर निकाल सकते हो, इससे भी कॉपर निकाल सकते हो, है ना। तो अब ये देखो, ये हो गए खनिज, और जिन्हें ज्यादा मात्रा में, है ना, कम लागत में आसानी से निकाला जाता है वो हो जाता है अयस्क। क्या, जैसे कहते हैं कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क का नाम बताओ, तो क्या कहोगे आप, कॉपर अयस्क। क्या कहोगे आप, लोहे के प्रमुख अयस्क का नाम बताइए, हेमेटाइट, है ना। अच्छा, एल्युमिनियम के सबसे प्रमुख अयस्क का नाम बताइए, एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क, एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। क्या है, बॉक्साइट, है ना। ये Al2O3.2H2O, इसका ये सूत्र होता है, बॉक्साइट। लोहे का और अयस्क का नाम जानते हैं आप लोग, कोरंडम। ये अयस्क क्या है, कोरंडम। एक बहुत मेडिकल पूछा जाता है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, क्रायोलाइट, ये है Na3Al6, इसका फार्मूला। आप उसमें क्या मेन मेटल दिखाई दे रही है, एल्युमिनियम। क्या है ये, तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। लेकिन अगर सबसे प्रमुख अयस्क की बात करें तो सबसे प्रमुख अयस्क कौन है, इनका एल्युमिनियम, कौन सा अयस्क है सबसे प्रमुख, बॉक्साइट, है ना। पूछता है कैलेमाइन किसका अयस्क है, जिंक का। किसका अयस्क है, जिंकाइट किसका अयस्क है, जिंक। ZnO को फिलास्फर पूल भी कहते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, फिलास्फर पूल भी कहते हैं ना। तो ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में ये जो धातुएं होती हैं पृथ्वी के नीचे दबी हुई अवस्था में पाई जाती है ना। अच्छा, दबी हुई अवस्था में है। अब आप मान लीजिए आप उससे एल्युमिनियम को निकाल करके हमको बाहर करना है। आप जानते हैं धातुओं का जीवन में कितना महत्व है, एल्युमिनियम से तार बनाए जाते हैं, आपको पता है ना। ये जो करंट दौड़ रही है, एल्युमिनियम, कॉपर, वायर ना, तमाम बनाए जाते हैं। और रेणुकूट में हिंडाल्को फैक्ट्री है, हिंडाल्को रेणुकूट सोनभद्र में, है ना। वहाँ पे एल्युमिनियम के जो है वायर और ये सब बनाए, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, वहाँ पे मिट्टी में एल्युमिनियम ज़्यादा है उधर के एरिया में, है ना। तो इन अयस्कों का, धातुओं का आप जानते हैं जीवन में इतना बड़ा रोल है। अब सोचिए सोना, कुछ धातुएं होती हैं जो ऑक्साइड सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती है जमीन के नीचे मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्यों, जैसे आपको कर्नाटक की कोलार की खानों में निकलता है सोना, कोलार की खानों में क्या है, सोना, कर्नाटक में है कोलार की खानों में ना, वहाँ से सोना निकालते हैं, है ना। मैक्सिको चांदी के लिए सबसे फेमस है, मैक्सिको, वहाँ पे चांदी के अयस्क बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हाँ बता, इस पर आप OTP आई है, हाँ OTP आई है तुरंत। लेकिन 1495 ठीक है। हाँ हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हुई ECS, ये पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें कौन धातु ज़्यादा सक्रिय है, कौन कम है,
वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में, इंटर फाइनल में भी ये चैप्टर है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। उसमें कौन सी धातु ज़्यादा सक्रिय है, तो आप देखिए कॉपर के नीचे मरकरी आता है, प्लेटिनम आता है, सोना आता है, ये सब सबसे कम सक्रिय धातु में है। सोना सबसे कम सक्रिय धातु है और जो सबसे कम सक्रिय होगा वही मुक्त अवस्था में प्राप्त होगा। अब कहिए आप लिथियम, सोडियम ये सब मुक्त अवस्था में मिल जाए, तो इनका मुक्त अवस्था में मिलना संभव नहीं है। अब देखिए सोडियम या तो नमक के रूप में मिलता है ना, या तो सोडियम सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड। कभी आपने सोडियम को ऐसे मुक्त अवस्था में ऐसे नहीं रख सकते आप, क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत सक्रिय मेटल है ना। और सोडियम को लैब में देखिएगा अगर मिल जाए, हमें आपके यहाँ पे कराया जाता होगा, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, है ना। इतना ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसे हम मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन से जैसे ही संपर्क में आएगा तो तुरंत सोडियम ऑक्साइड में बदल जाएगा और ये सोडियम ऑक्साइड बिल्कुल धुआं हो जाएगा, मतलब पानी में आग लग सकती है अगर आप सोडियम पानी में डाल दें। इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे ऑक्सीजन को हटा देगा और ऑक्साइड का फॉर्म बना देगा, है ना। तो धातुएं सक्रिय अवस्था में, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि जो बहुत कम सक्रिय होती हैं, वो पृथ्वी के नीचे मुक्त अवस्था में पाई जाती है ना। अच्छा, खनिज और अयस्क में क्या अंतर मैंने बताया, जिससे धातु ज़्यादा मात्रा में निकाली जाए, लागत कम लगे, है ना। और क्या खास बात हो कि वह ज़्यादा अमाउंट में, मान लीजिए 75%, 70%, 80% जिसकी यील्ड हो, है ना, तो उन्हें अयस्क कहते हैं। बाकी सबको क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं, है ना। अब बात आई कि मेटलर्जी क्या है, धातु कर्म क्या है। धातु कर्म, अच्छा मैं आपको बता दूं कि विभिन्न अयस्क, कम से कम इतनी धातुओं के अयस्कों के जितने नाम लिख सके आप उतना लिख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, एल्युमिनियम के अयस्क लिखिएगा, जिंक के अयस्क भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम धातु के, आयरन के, कॉपर के, इन धातुओं के जितने भी अयस्क हैं सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई पार्ट इंजीनियरिंग नीट में कोई छूटता नहीं है। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आपका कैलेमाइन किसका अयस्क है, एक अयस्क है कैलेमाइन, ठीक है। तो अब 4 ऑप्शन दे दिया, कैलेमाइन किसका अयस्क है, ए दिया एल्युमिनियम का, बी दिया आयरन का, सी दिया जिंक का और डी दिया कॉपर, है ना। अब 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए, बताओ 4 ऑप्शन बताओ, कैलेमाइन किसका अयस्क है। तो कैलेमाइन जिंक का अयस्क है, किसका अयस्क है, जिंक का, ऐसे पूछता है ना। कोरंडम किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। डायोस्पर किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के 3 ऑक्साइड अयस्क हैं, ये आपका ऑक्साइड सबसे प्रमुख अयस्क, फिर कोरंडम, डायोस्पर, 3 अयस्क होते हैं एल्युमिनियम के, है ना। तो उसमें अभी आज तो पहले लेक्चर है, पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हो सकता है एल्युमिनियम और आयरन और कॉपर, ये 3 मेटलर्जी इंटर फाइनल के सिलेबस में है, ऐसे पूछा जाता है ना, कि आयरन कैसे मारते हैं, भट्टी से कैसे गर्म करके निकालते हैं, है ना। धरवा लोहा क्या होता है, पिटवा लोहा क्या होता है ना, और स्टील कैसे बनता है, टाटा स्टील आपने कंपनी सुनी होगी ना। तो इनका इतना धातुओं का इतना ज़्यादा महत्व है, तो यहाँ भी केमिस्ट्री रोल प्ले करती है ना। धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे। अब चांदी निकालना है आपको, है ना, तो चांदी को कैसे निकाल शुद्ध अवस्था में बाहर ले आएंगे। चांदी की जो चालकता होती है बहुत हाई होती है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है चांदी, है ना। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे धातु कर्म क्या है और कैसे करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटलर्जी, मेटलर्जी, है ना। तो धातु कर्म क्या मैंने बताया कि शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए अयस्कों से जो क्रियाएं की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेटलर्जी क्या है कि अयस्कों के साथ उन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए अयस्कों से शुद्ध धातु के निष्कर्षण में जो क्रियाएं हम करते हैं उसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अच्छा, क्या जरूरी है, सबसे पहले बताइए हमें अयस्क के साथ क्या करना चाहिए।
एल्युमिनियम है, धातु है, तो उसके साथ मिट्टी लगी हुई है। जब जमीन से आप निकाल रहे हैं तो क्या क्या होने की संभावना है? पहली बात ऑक्साइड सल्फाइड किसी न किसी रूप में होगा, है ना, और उसके साथ कंकड़ आएगा, मिट्टी आएगा, पत्थर आएगा, या अलग अलग मिट्टियों के प्रकार आएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हमको उनका क्या करना पड़ेगा? बारीक पीस देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्राइंडिंग ऑफ मेटल, पाउडर फॉर्म में ले आएंगे, है ना। तो पहले इस टाइप में समझा के लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले अयस्क का पीसना जरूरी है। जैसे आप गेहूं पिसवाने के लिए चक्की का इस्तेमाल देखिए होता है, पाउडर फॉर्म निकल आता है ना। तो अयस्क को पीस देते हैं। फिर अयस्क का करते हैं सांद्रण। क्या करते हैं? सांद्रण, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ा करना। क्या करना? गाढ़ा करना। अब गाढ़ा करने की कई विधियां हैं। एक विधि बहुत पूछी जाती है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की प्रमुख विधि कौन सी है? कौन से अयस्क? अक्सर जैसे जो लेड का अयस्क है, ये बहुत पूछा जाता है। लेड का एक अयस्क है PbS, इसे कहते हैं गैलेना। क्या कहते हैं इसको? गैलेना, है ना। लेड का प्रमुख अयस्क क्या है? गैलेना। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? सल्फर। क्या दिखाई दे रहा है ना। जब तक आप सल्फर को अलग नहीं करेंगे लेड कैसे निकलेगा? है कि नहीं? शुद्ध धातु, है ना। तो लेड का प्रमुख अयस्क जो गैलेना है, जब भी हमको कोई भी अयस्क सल्फाइड के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? सल्फाइड, तो उसको सांद्रण करने के लिए जब जो सबसे प्रमुख विधि इस्तेमाल की जाती है उसे कहते हैं फेन प्लवन विधि। कौन विधि? अब ऐसे अगर आप ध्यान से मेरी बात भी सुने ना, सब तैयार हो जाए। किससे कहानी थोड़ी सी रिएक्शन होती है इनमें, इन चैप्टरों में, है ना। तो फेन प्लवन विधि, फ्लोएशन प्रोसेस, है ना। अच्छा बताइए, इसके नाम में बताइए। फेन तो आप जानते हैं, फेन के अंदर जैसे साबुन का फेन है। क्यों? प्लवन का मतलब क्या होता है समझते हैं? तैरना, है ना। झाग के रूप में, साबुन के जैसे झाग होता है ना। अगर अयस्क ऊपर आके तैर जाए और अशुद्धियां नीचे टैंक में बैठ जाए। पहले प्रोसेस समझिए। लिखने भाषा, केमिस्ट्री की भाषा, NCERT बड़े बड़े क्लिष्ट लगेगी आपको ना। सीधा शाब्दिक अर्थों में चले जाइए ना। पहली बात अगर आ जाए, टिप्पणी भी आती है यूपी बोर्ड में लिखने के लिए कि फेन प्लवन विधि क्या है और यह कब इस्तेमाल की जाती है ना। तो आप पहली लाइन लिखना शुरू करिए। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए सबसे जो प्रमुख विधि इस्तेमाल की जाती है उस विधि को फेन प्लवन विधि कहते हैं, है ना। अब इसमें करते क्या है? एक जो है ऐसे पानी से, ठंडे पानी से भरा टैंक लेते हैं और यहाँ कनेक्शन कर देते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा अयस्क है, पीस चुके हैं हम ना, पीस चुके हैं, ठंडे पानी में क्या कर दिया? उसको डाल दिया। और उसके बाद बाहर से तेज वायु का, हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं टैंक के अंदर। और इसमें और क्या क्या मिलाते हैं ध्यान रखिएगा। इसमें मिलाते हैं चीड़ का तेल, पाइन आयल, चीड़ का तेल मिलाते हैं और मिलाते हैं PEX। ये बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। पोटेशियम एथिल, नाम लिख लीजिए। फेन प्लवन विधि में लिख लीजिए लाइन, दो चार लाइन के। फेन प्लवन विधि में पिसे हुए अयस्क को पानी से भरे टैंक में डालकर वायु का तेज झोंका प्रवाहित करते हैं। इस टैंक में चीड़ का तेल एवं पोटेशियम एथिल जैंथेट, बहुत कम किताबों में इसका सूत्र दिया होगा, आप सूत्र में लिख लीजिए, ये भी पूछ सकता है। C2H5 OCH2K, ये है पोटेशियम एथिल जैंथेट का फार्मूला। और पाइन आयल मिलाते हैं,
चीड़ का तेल पाइन आयन। अच्छा क्यों मिलाते हैं, ये ध्यान दीजिए। अच्छा पानी में तेल डाल दिया जाता है तो क्या होता है, अगर मच्छर वच्छर बैठता है तो उसके डूब जाने की संभावना होती है ना। अगर पानी की सरफेस पर तेल गिरा दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है, उसका सरफेस टेंशन घट जाता है। क्या हो जाता है, पानी का पृष्ठ तनाव जिसे बोलते हैं ना। जैसे आप देखिए गर्म तवे पर पानी मारते हैं तो बूंदें गोल हो जाती है ना। द्रव की बूंदें अपना क्षेत्रफल, न्यूनतम क्षेत्रफल एक्वायर करने का प्रयास करती है ना। और द्रव के इसी गुण को क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव। क्या कहा जाता है ना। कि द्रव चाहता है कि हम कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करें, है ना। जैसे देखिए बारिश की जब बूंदें होती है गोल हो जाती है ना, क्योंकि वह अपना क्षेत्रफल क्या करना चाहता है, न्यूनतम करना चाहता है। गर्म तवा में पानी की बूंदें मारिए, क्या होगा, गोल हो जाता है ना। गर्म हलवा स्वादिष्ट होता है क्योंकि वो न्यूनतम क्षेत्रफल जीव की सतह पर ग्रहण करना चाहता है ना। तो ये सारे पृष्ठ तनाव बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो पानी के पृष्ठ तनाव को घटाने के लिए चीड़ का तेल और इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, ताकि पृष्ठ तनाव घट जाए। और जब ये वायु का झोंका टैंक में प्रवाहित करते हैं ना, जैसे आप बाल्टी में जो साबुन बोलते हैं तो ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, तो पूरा का पूरा झाग क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है ना। तो यही प्रोसेस इसमें करते हैं। बट आपको क्या क्या मिलाते हैं ऐसा करने के लिए वो जानना जरूरी है। सबसे पहले ऐश को पीस लिया, पानी से भरे टैंक में डाल दिया, चीड़ का तेल मिला दिया, PEX मिला दिया, पोटेशियम मेथिल जेनथेट मिला दिया। और इन दोनों को मिलाते क्यों है, हमने कहा ताकि झाग और आसानी से बढ़िया सा बने, है ना। अच्छा आप देखिए कभी कभी कुछ साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे ऐसे खूब घिसते रहिए लेकिन झाग नहीं देता है ना। जैसे कप्तान लोरा साबुन पहले आते थे, रगड़ते रहिए, है ना, हाथ थक जाएगा लेकिन झाग नहीं बनता लगाने से ना। अब कहीं अच्छे क्वालिटी के साबुन इस्तेमाल करिए, एरियो देखिए, थोड़ा सा लगाइए, खूब अच्छा झाग आता है, स्मेल भी आती है ना। तो मतलब कि इन्हीं का झाग बनाने के लिए, ताकि झाग अच्छे से बने, पृष्ठ तनाव पानी में घट जाए, इसीलिए दो चीजें मिलाई जाती है, चीड़ का तेल और पोटेशियम मेथिल जेनथेट, है ना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है, फेन प्लवन विधि में अयस्क के सांद्रण की फेन प्लवन विधि में आप पानी का पृष्ठ तनाव घटाने के लिए या झाग बनाने में सहायता के लिए कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है ना। अब मान लीजिए कास्टिक सोडा, ये और बीच में लिखा हुआ है एक ऑप्शन ये है पोटेशियम एथिल जेनथेट। तो क्या सही होगा, पोटेशियम एथिल जेनथेट का प्रयोग करते हैं ना। क्यों करते हैं, ताकि पृष्ठ तनाव घट जाए और आसानी से झाग आ जाए। अच्छा बताइए जब टैंक में आप हवा का तेज झोंका प्रवाहित करोगे तो सारा टैंक में खलबली बचेगी। अब पूरा जो अयस्क है झाग के रूप में टैंक के ऊपरी तली में आ जाएगा और उसका जो कंकड़ मिट्टी पत्थर है वो गुरुत्व के कारण, भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएगा। अब झाग को कर लिया अलग, क्यों, अब उसमें हमारे जो मेटल है वो आ गई, है ना, जिससे हम निकालना चाहते थे। तो पहले से गाढ़ा हुआ कि नहीं हुआ ना, कंकड़ मिट्टी नीचे बैठ गए। और जो चीजें नीचे टैंक में बैठ जाती है उन्हें कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं उन्हें, गैंग कहते हैं। यानी गैंग का मतलब जैसे गिरोह, डाकुओं का समूह, क्यों, है ना। गैंग का मतलब जितनी इम्प्योरिटी इधर उधर के मटेरियल है वो सब के सब नीचे आकर के बैठ गए, है ना। गैंग या हिंदी में एक नाम और लेते हैं अधात्री, ऐसे किताबों में लिखा रहता है हिंदी किताबों में अधात्री। अधात्री का मतलब जिसे धारण किया जाना संभव अनियूज्ड चीजें हैं, इसे आप इसको लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक तो विधि रही सांद्रण की फेन प्लवन विधि, है ना। दूसरी होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सी विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, है ना। अभी क्या करते हैं इस विधि में, करते हैं जैसे अयस्कों में जब लौह टाइप की अशुद्धियां, लौह चुंबकीय अशुद्धियां मिली होती हैं, लोहे जैसा, क्रोमियम है, लोहा है, निकिल है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक बनाने में इस्तेमाल होते हैं ना, ऐसी अशुद्धियां आप आयरन का निष्कर्षण करना चाहते हो लोहे का, है ना, पीस लिया है, पाउडर फॉर्म कर लिया है और उसमें मिट्टी मिला है और सब चीज़ें अशुद्धियाँ मिली है, तो क्या करते हैं फेन प्लवन विधि का इस्तेमाल ना करके, क्योंकि आयरन भारी, लोहा भारी धातु है, पता चला कि आप हिला रहे हो, झाग के रूप में नहीं है, वो तो नीचे बैठ जाएगा, क्यों, तो
तो उसके आप खुद माइंड में सोचिए, ऐसे पदार्थों को सेपरेट करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए कौन सी बेस्ट विधि का इस्तेमाल होगा? चुंबकीय पृथक्करण विधि का। जैसे आप जब गेहूं पिसाने जाते हैं, देखते हैं कि रोडों पे ऐसे पट्टा घूमता रहता है, ऐसे सड़सड़ चलता रहता है, देखा होगा पट्टा लगाते हैं ना। तो क्या काम करते हैं, इस पट्टे पे मैग्नेटिक टेप चिपका देते हैं, है ना, चुंबकीय मटेरियल का लगा हुआ लेप, है ना, और ऊपर से डाले से जब पिसे हुए अयस्क को इस पर गिराया जाता है तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक जैसे लोहा निकल इत्यादि है सब पट्टे से चिपक करके यहाँ से लगा होता है, सेपरेट करके नीचे ऐसे गिरने लगता है, अशुद्धियाँ बाहर गिरने लगती हैं। यानी जैसे थ्रेसर देखा, भूसा उसा जब गेहूँ की पढ़ाई होती है, देखा होगा भूसा दूर गिरता है, गेहूँ नीचे गिरता है कि नहीं, भारी गेहूँ होने के कारण। तो वैसे जो चुंबकीय अशुद्धियाँ हैं, जब मैग्नेटिक यहाँ पे रोलर लगा होगा, टेप चिपका होगा, तो जो चुंबकीय पदार्थ है उसमें क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, है ना। और जो वेस्ट मटेरियल गंदगी इत्यादि है, मिट्टी कंकड़ उकड़ है, वो सब दूर जाके गिरेंगे ना, क्योंकि वो मैग्नेट से चिपकेंगे नहीं, है ना। तो चुंबकीय टेप की सहायता से लौह चुंबकीय पदार्थों के पृथक्करण की विधि को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहा जाता है। इससे भी हमारा अयस्क क्या हो गया? गाढ़ा हो गया, है ना। गाढ़ा हो गया मतलब कि अशुद्धियाँ चली गई, कुछ अशुद्धियाँ निकल गई, अभी थोड़ी बहुत बची होंगी जो उसके अंदर होंगी, इसके हार्मोने में होंगी, है ना। अब उनके लिए दूसरा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। इसमें क्या काम करते हैं कि पानी से जैसे ये देखिए कभी कभी ये नहीं होता है, तो मान लीजिए चुंबकीय टेप नहीं है, रोलर नहीं है, तो ऐसे इसको के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पानी से भरे टैंक में जब आप डालेंगे तो लोहा निकल इत्यादि भारी धातुएं हैं, और ऐसे ऐसे आप जब गिराओगे तो गुरुत्व के कारण नीचे बैठ जाएंगे। अब पानी को दिया, फंसा दिया, मिट्टी कंकड़ इत्यादि चले गए, है ना। जैसे सोचिए जैसे आप चावल में इसका पीलन कंकड़ पत्थर हो जाता है, तो उसको धो करके पानी को क्या कर देते हैं? फंसा देते हैं ना, कुछ अशुद्धियाँ उससे निकल के दूर हो जाती हैं। हेलो हेलो, कितनी बार तक तुम बता रहे? 10 मिनट के पहले बोलता, फिर क्यों नहीं होता? ठीक। तो अगर मान लीजिए मैग्नेट उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी अशुद्धियों को पृथक करने के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करते हैं। पानी में घोल करके भारी धातु को नीचे बैठा देते हैं, बाकी पानी को फंसा देते हैं, है ना। एक प्रोसेस होता है। फिर अयस्कों के सांद्रण की एक विधि है लीचिंग। क्या कहते हैं इसको? लिख लीजिएगा, ये सब बहुत कुछ है। लीचिंग क्या है? लेकिन चांदी सोना आदि धातुओं के सांद्रण के लिए लीचिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। लीचिंग हिंदी में कहते हैं निच्छालन, बेटा ये होगा तो लीचिंग देखें। लीचिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क का सांद्रण करने के लिए उसे घुलनशील कॉम्प्लेक्स के रूप में
जटिल यौगिक के रूप में, घुलनशील जटिल यौगिक के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात किसी सक्रिय धातु से क्रिया कराकर अपेक्षाकृत कम सक्रिय धातु को अलग कर लेते हैं। अपेक्षाकृत कम सक्रिय धातु को अलग कर लेते हैं। जैसे सिल्वर के निष्कर्षण के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस, मैकआर्थर साइनाइड विधि का प्रयोग करते हैं। साइनाइड विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में सबसे पहले सिल्वर धातु का घुलनशील जटिल यौगिक सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड प्राप्त कर लेते हैं। देखिए सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड का फार्मूला जरूर देखिए। आप लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा जटिल यौगिक, उसके आईपीसी नाम बताया है, पढ़ा है आपको? कॉम्प्लेक्सों का जटिल नामकरण कैसे करते हैं, जटिल यौगिक इंटरफाइनल कोर्स में भी है, इनका नाम कैसे करते हैं। जैसे जटिल यौगिक क्या होते हैं, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर बनते हैं। जैसे एक कंपाउंड है K4FeCN6 सोडियम एरोसाइनाइड, जनरल नाम क्या है इसका? सोडियम एरोसाइनाइड। इसको सोडियम एरोसाइनाइड जनरल नाम करते हैं, सोडियम एरोसाइनाइड। हाँ फिर से देखो, तो जब कोई कॉम्प्लेक्स में कोई पॉजिटिव मेटल बाहर रहती है तो हम आपको बता दें, अच्छा ये टूटता कैसे है, 4K++ FeCN
N6O-, ये देखो दो भाग में ब्रेक होता है ऐसे, जैसे देखिए फिटकरी का सूत्र सब लोग पता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये देखो इतना बड़ा सूत्र आपको दिख रहा है, लेकिन ये जटिल यौगिक नहीं है ना, इसको कहते हैं द्विक लवण। क्या कहते हैं इसको? द्विक लवण। द्विक लवण का मतलब डबल साल्ट। देखो एक साल्ट ये पोटेशियम सल्फेट है और एक एल्युमिनियम सल्फेट है ना, दोनों साल्ट इसमें जुड़े हुए हैं। ये फिटकरी का फार्मूला है ना, और साथ में जल भी जुड़ा रहता है फिटकरी, है ना। लेकिन सोचो कि इससे छोटा दिख रहा है, लेकिन इसे हम जटिल यौगिक कहते हैं, क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बनते हैं। इसे कहते हैं उपसहसंयोजक घेरा। क्या कहते हैं इसको? उपसहसंयोजक घेरा। और इसमें जो केंद्र में जो धातु होती है इसे कहते हैं केंद्रीय धातु। क्या कहते हैं? अभी वो वाला चैप्टर पढ़ाने में लेकर बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, लेकिन अभी आज जान लीजिए नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लेते हैं। किसका लेते हैं? ये क्या है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। फिर लिगैंड का नाम, लिगैंड का मतलब जो सेंट्रल मेटल को घेरता है चारों ओर से, इसे कहते हैं लिगैंड। लिगैंड ये केंद्रीय धातु परमाणु को नोन पेयर देते हैं, है ना, लिगैंड। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। अच्छा, आप लोगों ने आईपीसी नामकरण ऑर्गेनिक पढ़ा है? आईपीसी नामकरण लेवल में था ना, पढ़ा होगा ना। जैसे मान लो ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप लड़के हुए हों, जैसे यहाँ है, यहाँ OH लगा है, यहाँ पर Cl लगा है, यहाँ Br लगा है। इस तरह के आईपीसी नाम पढ़े हैं आपने स्ट्रक्चरल फॉर्म वाले? कोई बताएगा क्या होगा इसका नाम? बताओ। इधर से नंबर ही करेंगे, करेंगे एक करते हैं हम पढ़ाएंगे नहीं। इसी तरह इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सों का भी नामकरण होता है। पहले किसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मतलब इनको भरना सीख जानते हैं आप लोग कैसे भरे जाते हैं? हर जगह पे कार्बन होता है। फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े तो बेकार है, नीट और जे की तैयारी करना। ये देखो कार्बन, यहाँ एक कार्बन है, 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हुई CH3 बन गया। क्या बन गया? यहाँ पर एक का 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ H लगेगा, पूरा हो गया, है ना। यहाँ देखो डबल बॉन्ड 3 बॉन्ड है, यहाँ एक H लगेगा, यहाँ कार्बन है ही है। यहाँ कार्बन है 1 2 3 4 पूरा है, कार्बन 4 बॉन्ड। यहाँ देखो क्या बनेगा, यहाँ H लगेगा, यहाँ क्या बनेगा CH3। अब एक कंपाउंड भर गया। आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, पहला नियम, है ना। अच्छा, लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 कार्बन, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, 6 कार्बन ना। जब दो प्रतिस्थापी बराबर दूरी पर होते हैं तो वर्णमाला क्रम का ध्यान रखते हैं। किसका ध्यान रखते हैं? यहाँ देखो 2 पर क्लोरो है, Cl को क्या कहते हैं? क्लोरो। अब 2 पर यहाँ ब्रोमो है, क्या है? वर्णमाला में कौन पहले आएगा? B फॉर ब्रोमो, है ना, C फॉर क्लोरो आएगा ना। तो ये सब नियम लिखवाए गए होंगे। तो जो बताइए कौन पहले आया वर्णमाला में? ये। तो नंबरिंग यहाँ से करनी चाहिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 ना। अब देखो ये मुख्य रूप से प्रतिस्थापी, ये OH फंक्शन है, ऑल है। क्या है? इसको क्या कहते हैं? ऑल। और डबल बॉन्ड को कहते हैं इन। क्या कहते हैं? जब इन और ऑल मिलेंगे तो इनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनॉल। तो बताइए 2 पर ब्रोमो 3 पर क्लोरो प्रतिस्थापी हो गए, कैसे लिखते हो? 2 ब्रोमो, है ना, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। फिर शब्दमूल 6 कार्बन का है, हेक्स। 6 कार्बन क्या कहते हैं? हेक्स, है ना। और इन कहाँ पर है? 3 पर, और ऑल 4 पर है ना। तो लिखोगे हेक्स 3 इन 4 ऑल। ये देखो आईपीसी नाम हो गया। रूल होते हैं आईपीसी करने के ना, ऐसे ही इनका भी रोल होता है कॉम्प्लेक्सों का ना। तो सबसे पहले पॉजिटिव का नाम लिखते हैं, फिर लिगैंड का नाम लिखते हैं संख्या के साथ, फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो बताओ यहाँ पर एक साइनाइड में कितना चार्ज होता है? 1 माइनस होता है ना। साइनाइड में कितना चार्ज होता है? 1 माइनस। 6 साइनाइड है ना, 6 माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया? अच्छा बताओ
एक पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? 1 धन ना। 4 पोटेशियम पे क्या हो जाएगा? 4 धन। अच्छा बताओ 4 धन है 6 माइनस है, इस पर कितना धन आ जाएगा? न्यूट्रल हो जाए 2 धन आ जाए। भाई धातु है, धातु में तो धनात्मक चार्ज होता है। इसका मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्या है? अरे 6 माइनस 4 प्लस, तो 4 प्लस 4 माइनस को रिजेक्ट कर देगा, 2 प्लस की कमी है ना अभी, 2 प्लस 4 आ गया। तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, और इसका जो लैटिन नेम है फेरम से लिया गया है, इसे कहते हैं फिरेट। फिरेट 8 लगा देते हैं इस तरह कॉम्प्लेक्सों में, और बाद में रोमन अंक में ऑक्सीडेशन नंबर दे देते हैं, ये सेकंड ना। अब जैसे इसका लिखना हो, अच्छा बताओ सिल्वर पे क्या चार्ज होता है? सिल्वर पे +1 आता है। क्या आता है? जैसे सिल्वर क्लोराइड का सूत्र AgCl, सिल्वर साइनाइड का सूत्र AgCl, है ना। ये देखो तो 1 धन चार्ज होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स में वही चार्ज आना चाहिए, तभी आप जान लीजिए सही सूत्र लिखा है। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड इसका नाम है, और अगर इसका IPAC नाम लिखना हो तो कॉमन नेम हमने आपको बता दिया। IPAC में लिखना हो क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे सोडियम। क्या लिखेंगे? अब बताओ क्या लिखें? साइनाइड का नाम लिखें। लिगेंड कौन है? साइनाइड। कितने हैं? 2 को क्या लिखें? डाई। क्या लिखोगे? सोडियम डाई साइनाइडो, इसका नाम साइनाइडो हो जाता है लिगेंड के नाम, है ना, डाई साइनाइडो। अब बताओ ये Ag किससे निकला है? चांदी का सूत्र तो शीशा से होना चाहिए, लैटिन नेम से अर्जेंटम से, अर्जेंटम से Ag लिया गया है, तो अर्जेंटेट क्या हो जाएगा? 8 लग जाता है। साइनाइडो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट रोमन अंक में बताओ कितना चार्ज आएगा सिल्वर पे? 1 आया, 1 आया कंफर्म। अरे भाई 2 माइनस, सोडियम पर 1 धन, कैसे न्यूट्रल होगा? जितना प्लस उतना माइनस होना चाहिए ना भाई। 2 माइनस, इस पर 1 प्लस, जानते हैं सोडियम परिवार 1 प्लस, इस पर 1 ही प्लस तो आएगा, है ना। तो अर्जेंटेट अस्ट, इसका ये नाम हो गया IPAC नाम। तो जो लीचिंग प्रोसेस है, जब सिल्वर को हम निकाल के बाहर करते हैं तो किस रिएक्शन करते हैं? इसको कॉम्प्लेक्स, घुलनशील कॉम्प्लेक्स ये बना करके, उसके बाद इस तरह ट्वाइस से 2 गुना लेकर के, और इसको जिंक के साथ ट्रीट कर देते हैं। जिंक के साथ, जिंक के साथ जब ट्रीट करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है Na2 Zn Cn का 4 प्लस ट्वाइस Ag निकल के बाहर हो जाता है। ये देखो जरा ध्यान से। अब इसका नाम बताइए। यहाँ देखो 2 सोडियम है ना, और ये पूरे के लिए कॉमन है 2 Ag, 2 दूनी 4 साइनाइड। कितने साइनाइड? इस काम करते देखो 2 सोडियम बैलेंस हो गया ना। जिंक 1 है, ये सिल्वर को जिंक ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि विद्युत रसायन श्रेणी में जिंक का स्थान ऊपर है और सिल्वर का स्थान नीचे है ना। जो धातु ऊपर होती है अपने नीचे वाली धातु को उसके स्थान से हटा देती है ना। इसे कहते हैं धातुओं का विस्थापन। क्या कहते हैं इसको? तो अब ECS में, ये देखिए ECS में मैं लिख दे रहा हूँ, और एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। लिख बा सरकाना मागे एल्युमिनियम मैग्नीज को जिंक से, आयरन देके CD कोबाल्ट देकर। एक ट्रिक है ECS हटवाने का बच्चों को बताया ना। अब आप देख रहे हो इनका एक सीरीज बना है। ये देखो, जो ऊपर वाली धातु होती है ज्यादा सक्रिय, जो नीचे वाली धातु होती है कम सक्रिय। और सिल्वर कहीं आता है यहाँ आगे नीचे आगे 3-4 बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल से मिलेगा तो मैं बताऊंगा। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर प्लेटिनम है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है। ये देखो इतना नीचे है। जिंक कहाँ आ रहा है? यहाँ। सिल्वर और नीचे कौन धातु सक्रिय हो गई ज्यादा? जिंक, है ना। इसीलिए यहाँ जिंक को जब पिघली अवस्था में इसके विलयन में डालते हैं तो क्या करता है? जिंक सिल्वर को हटा देता। तुम जाओ बाहर, मैं तुम्हारा स्थान ले लेता हूँ,
है ना। ये देखिए कॉम्प्लेक्स बन करके ये घुल गया और चांदी निकल के बाहर आ गई और टैंक में नीचे आ गई, है ना। तो बताओ सांद्रण की ही तो विधि है, सिल्वर को हमने निकाल करके बाहर कर दिया, है ना। अब इसको और गाढ़ा करेंगे और शुद्ध निकालेंगे ना, इसके लिए अन्य विधियां भी अब आगे इस्तेमाल होंगी ना। तो इस तरह से और इस लीचिंग प्रोसेस में जो मैंने एक नाम लिखा है मैकआर्थर प्रोसेस, सिल्वर के निष्कर्षण के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है चांदी निकालने के लिए, है ना। अगर कहें तो बताइए चांदी का निष्कर्षण के लिए सबसे प्रमुख विधि कौन सी है? मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, फॉरेस्ट भी आगे ऐड कर लीजिएगा। जैसे और भी लिख लीजिए इंपॉर्टेंट मांड प्रोसेस, मांड प्रोसेस का प्रयोग किस धातु के निष्कर्षण में करते हैं? मांड प्रोसेस का प्रयोग किस धातु के निष्कर्षण में करते हैं? आंसर है निकेल, निकेल। निकेल के लिए करते हैं। अच्छा अभी तक आपने केवल थोड़ा सा दो ही स्टेप चले हैं। क्या क्या चले? पहले भैंस को पीसा हमने, है ना। फिर सांद्रण की 2 3 4 कई विधियां होंगी बताया मैंने ऐसे आपको। एक तो फेन प्लवन विधि, है ना, जिसमें टैंक में डाल देते हैं, झाग के रूप में बाहर मटेरियल आ जाता है, गंदगी नीचे हो जाती है, हम छान करके अलग कर लेते हैं ना। दूसरा लौह चुंबकीय शुद्धियाँ, जिसमें लोहा है, निकेल है, क्रोमियम है, जो जिनकी प्रकृति चुंबकीय होती है, चुंबक के प्रति खिंचने लगती है, वो उनके इस्तेमाल के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया, है ना। और भी भारी धातु हैं उनके लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का भी इस्तेमाल किया, कि उनको घोल दिया उनको, अब भारी दूरी कर नीचे बैठ गई, उनको उड़ेल दिया, फंसा दिया, है ना। उससे भी हमारा मटेरियल थोड़ा सा गाढ़ा हो गया ना। अब एक विधि और इस्तेमाल बहुत ही सब पूछा जाता है, रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग, इसको हिंदी में कहते हैं भर्जन। क्या कहते हैं? भर्जन। भर्जन कहते हैं, है ना। अब ये इसका मतलब समझिएगा। भर्जन का मतलब होता है, समझिए जैसे आप जब कभी सड़कों पे खड़े होइए तो भुजवा लाई वाई पूछते रहते हैं, है ना, पूछते हैं ना, ऐसे ऐसे बालों में पूछते हैं ना। तो फिर अब हमको क्या कर रहे हैं कि हमारा अयस्क थोड़ा सा मिट्टी उट्टी कंकड़ से रहित हो चुका है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं कि सल्फाइड के फॉर्म में अयस्क है। किस फॉर्म में है बताइए? MeS मेटल सल्फाइड फॉर्म में है, और उसको हमको मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में बदलना है। किसे बदलना है? रोस्टिंग प्रोसेस में मेटल सल्फाइड फॉर्म में जब होता है तो या तो हम मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में बदलते हैं या डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच द अयस्क इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्या पूछता है? पहली चीज, ये रोस्टिंग क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ, बहुत अंतर पूछता है, भर्जन और विस्थापन में अंतर बताइए। हाई स्कूल से चीजें पूछी जाती हैं, आपने देखा होगा, हाई स्कूल में मेट्रोलॉजी रहा होगा, है ना। तो पहली बात, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, हवा की उपस्थिति में भर्जन क्रिया होती है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है? बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो धातु जितने पर गल रही है उसके गलनांक के नीचे। क्या होता है? उसके गलनांक के, है ना, किसी भी धातु के अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर परिभाषा लिखना चाहे, क्योंकि बोर्ड में भी पूछता है आपको, लिखिए किसी सांद्रित अयस्क को, किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की उपस्थिति में, अंडरलाइन कर लीजिएगा, वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को
भर्जन कहते हैं। गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। इस क्रिया पर करके इस क्रिया में अयस्क ऑक्साइड के रूप में या धातु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। धातु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तथा सल्फर आदि अशुद्धियां उनके ऑक्साइडों के रूप में निकल कर बाहर हो जाती हैं। निकल कर बाहर हो जाती हैं। निकल कर बाहर हो जाती हैं। देखिए इस तरह से आप यहाँ पे 5/2 अगर ले लीजिए आप, 4 ही आया, 1 यहाँ आया। इसमें देखिए हमने जैसे कॉपर पाइराइट को गर्म किया वायु की प्रेजेंस में, है ना। तो देखिए कॉपर किस में परिवर्तित हो गया? ऑक्साइड के रूप में। किसमें परिवर्तित हो गया? और आयरन सल्फाइड के रूप में। हम तो क्योंकि आयरन की जरूरत है नहीं ना, यहाँ हम कॉपर निकालने जा रहे हैं ना। तो बताइए अब कॉपर देखिए कितने छोटे कंपाउंड में परिवर्तित हो गया कि नहीं हो गया? अभी तक कितने बड़े कंपाउंड में जुड़ा था, है ना। ये क्रिया रोस्टिंग, मान लीजिए इसमें सल्फर की अशुद्धि है, ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकल के बाहर, है ना। तो ये क्रिया जिनमें हम अयस्कों को ऑक्साइड के रूप में बदल लेते हैं, सल्फाइड को ऑक्साइड के रूप में बदल लेते हैं, ये क्रिया वायु की उपस्थित में होती है और ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है ना। तो और भर्जन की क्या खास बात है? अच्छा क्यों करते हैं भर्जन? अच्छा दो और एक दो टर्म इस्तेमाल होता है। एक होता है भंजन, इसका नाम सुना? भंजन का नाम सुना? अब इन तीनों का अगर ये अंक की गिनती हटा दें तो भजन हो गया। भजन तो सब लोग जानते ही है ना। भजन सब लोग जानते हैं, लेकिन जो जानना चाहिए वो नहीं जानेंगे, है। अब ये लगा दिया भंजन, इसकी इंग्लिश पढ़िएगा क्रैकिंग। इसकी इंग्लिश क्या है? क्रैकिंग, है ना। और इसकी इंग्लिश क्या है? रोस्टिंग। अब बताइए, अब कुछ आइडिया दे सकते हैं क्रैकिंग क्या है? अच्छा करिए, ये चीज क्रैक हो गई। क्रैक हो गई मतलब चटकाना, चटक गया, शीशा चटक गया, है ना, क्रैक हो गया। गर्म चाय पिया और तुरंत पानी में फेंक दो तो देखो पानी गिलासें जो होती हैं चटक जाती हैं, है ना। ऐसा देखा होगा कि खराब क्वालिटी के शीशे हैं, है ना, जो आप उसमें पीते हैं दुकान में चाय वाय कभी, अगर उसके बिल्कुल हार्ड चाय है पी के तुरंत फेंक दीजिए, हो सकता है उसके चटक जाने का सामान आ जाए, क्योंकि कांच अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और एक से कांच ऐसे भी है, पायरेक्स कांच है, जेना कांच है ना। पायरेक्स कांच 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्टिंग पॉइंट अगर आ जाए तब जाकर मेल्ट होना शुरू होता है। सबसे बेहतरीन क्वालिटी के कांच पायरेक्स कांच, जिसमें आसुत जल बनाते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, है ना, आसुत जल जिसका pH 7 होता है ना, ना अम्लीय ना क्षारीय, है ना। तो बड़े बड़े फ्लास्कों में जिनको केमिस्ट्री लैब में देखते हैं उसमें से बनता रहता है, उधर बूंदे घुसता रहता है ना। देखा होगा टीवी में भी दिखाता है, अभी जो क्राइम पे और सीन आते हैं ना, जिसमें मूसा वाला है, क्या नाम है, 4 साल वाली थी, है ना, पता ना कौन सा धारावाहिक है? CID, है ना, तो सब दिखाते हैं। तो ये भंजन क्या होता है? किसी भी धातु, जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जैसे उच्च अणुभार के एल्केन को, जैसे C8H18 ऑक्टेन, क्या है ये?
हाई टेम्परेचर पर 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों में बदलने की क्रिया वो क्या कहते हैं? भंजन। क्या कहते हैं? भंजन। पर चटका दिया हमने, जैसे एक ब्यूटेन बना लिया, C4H10 बना लिया, एक बना लिया एथेन बना लिया, एक हाइड्रोजन गैस निकल गई, ये देखिए 4 तो अच्छा, अभी कार्बन भी है, C2H2, एक 10, ये 16 और 2 18 है ना। तो कहने का मतलब हाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्केन को उच्च ताप पे गर्म करके छोटी एल्केनों में बदलने की क्रिया को भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कहीं से भी चटक सकता है, कुछ भी बन सकता है ना। जैसे कांच का आप कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है क्या? अगर कहते हैं किसी कांच का गलनांक बताओ, तो क्या आप कांच का गलनांक बता सकते हैं क्या? अगर कहते हैं ये जो दीवार में शीशा लगा है ये कितने डिग्री में पिघलेगा, तो आप बता सकते हो? किस बता सकते हो क्या? धर्म करी कभी भी चटक जाएगा। क्यों? तो कांच का गलनांक बहुत निश्चित नहीं होता। कांच क्या है? बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। कांच क्या है? मिश्रण। जैसे पेट्रोल क्या है? मिश्रण है ना। ले C1 से C40 तक के हाइड्रोकार्बन पेट्रोल में मिले हुए हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तमाम प्रकार की चीज़ें मिक्स होकर पेट्रोल बनाती है पृथ्वी के नीचे दब करके, और सादी चट्टानों में सेडिमेंट्री रॉक्स जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसीलिए पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कौन से कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल कहा जाता है ना। ये जो जीवाश्म क्या होते हैं पता है? बायोलॉजी, आप लोग सब बायोलॉजी के हैं, सभी बायोलॉजी ग्रुप में हैं। जीवाश्म का नाम सुना है क्या? पहले बात तो शाब्दिक अर्थ बताइए। जीवों के अस्म को जीवाश्म कहते हैं। अस्म का मतलब क्या? अवशेष। क्या क्या? अवशेष। जैसे आप गीली मिट्टी में चले, मान लीजिए नया नया खेत में पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा सूखा है, गीला, जब आप पैर चलेंगे तो पैरों के निशान उस पर बन जाए। क्यों? जैसे अभी बारिश हो रहा है, पैरों के निशान आप चलेंगे, पैरों के निशान छप जाएंगे। अब फिर धूप आई, सूख गया, तो वो निशान वहीं पर प्रिंट बना रहा है ना। ऐसे ही जो बड़े बड़े डायनासोर थे अच्छे, और सब बड़े बड़े जो जीवधारी थे, जब हमारा जैव विकास हो रहा था, पृथ्वी की संरचना बन रही थी, तो बहुत जैसे भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, ये सब वनस्पतियाँ और जीवधारी नीचे पत्थरों के नीचे दब गए, है ना। दब गए तो उनकी छाप पत्थरों पर पड़ गई, है ना। और फिर उनका शरीर पूरा गल गया। शरीर तो नश्वर है, गल जाता है, मिट्टी के शरीर मिट्टी मिल जाता है ना। कभी देखिए कंकाल का जब निकालते हैं, जब कंकाल बचता है ना, बाकी सब कुछ, तो वही जो छाप पत्थरों पर पड़ गई है, अंकित है, जिससे हमारे इतिहास का, पृथ्वी का और जीवन के इतिहास का पता चलता है कि डायनासोर किस युग में थे, है ना। फलाना ये वाला ये जीव किस युग में था, है ना। मानव सभ्यता का इतिहास पता चलता है। ऐसे ही जो चीज़ें बताने वाली हैं, जो पत्थरों पर जिनकी छाप अंकित हो गई, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म, है ना। और अगर आप पैलियोबॉटनी नाम सुना, जीवाश्म विज्ञान की एक शाखा है, आगे जब हायर लेवल पढ़ाएंगे बायोलॉजी वाले, जीवाश्म विज्ञान एक विज्ञान की एक शाखा हो गई है, जिससे किसी पैलियोबॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियोबॉटनी। और ये प्रोफेसर बीरबल साहनी, ये भारत में जीवाश्म विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में है। ये सब में मेडिकल में बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ITRC कहाँ है? इंडियन टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय विष विज्ञान, है ना, जहाँ पे विष पे खोज होता है। कोबरा का विष का कार्ड क्या है, एंटीवेनम इंजेक्शन कैसे बनाएंगे, तमाम प्रकार के विषों पर अध्ययन होता है ना। केमिस्ट्री इतना ज़्यादा स्कोपिक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना। अगर आपका केमिस्ट्री जानकार हो, चलिए नई नई दवाई बनाइए। CDRI के नाम सुना होगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, JRF नेट क्वालिफाई करके वहाँ जा सकते हैं आप, वहाँ पे ड्रग नई नई जो है आप रिसर्च कर सकते हैं। कोरोना आया है, इसका टीका कैसे बनाओगे, है ना। ये रोग आया, नया रोग दिखाई दे रहा है, इसकी दवा कैसे बनाओगे। कभी कभी क्या होता है, जब आप एक ही चीज़ खाते खाते उठ जाते हो, जैसे आप उठ जाते हो, अरे यार हम ये नहीं खाएंगे, हमारे ऊपर ये अब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो कीटनाशक होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, जब आप पौधों को छिड़कते हैं, जैसे बैगन में कीड़ा लगा है, आप गए कीटनाशक छिड़क आए, है ना, तो कुछ दिन बाद वो जो जीवाणु है, बैगन का कीड़ा है, उसको खा करके उसका आदी हो जाता है ना, कि फिर वो दवा उस पर सूट नहीं करती।
अपना एंटीबॉडी बना लेता है शरीर में, है ना। उससे एंटीबॉडी मतलब ये रोग से लड़ने की क्षमता। जैसे जो आप कार्य आपकी बॉडी में WBC करती है, व्हाइट ब्लड कार्बन, है ना, करती है ना, सल्फेट रक्त कणिका, है ना। ऐसे ही हर जीवधारी कुछ दिन बाद अपनी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है। यानी अब हम इससे अभी नई दवा है तो हमको मार डाली है, लेकिन अब ये दवा से हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे, है ना। तो वो एंटीबॉडी बॉडी में तैयार हो जाती है। जैसे कोरोना से क्या हुआ है, क्या बहुत सारे लोग संक्रमित हुए होंगे, किसी की बॉडी में इतनी ज़्यादा एंटीबॉडी होगी, उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होगी, उस वायरस को मार के भगा दी होगी, है ना। हमें पता भी नहीं चल पाया होगा कि हम इससे बीमार हो भी सकते हैं। अब किसी की कमज़ोर शरीर है, आप जानते हैं कमज़ोरों को दबाने का सभी प्रयास करता है, क्यों, अटैक करो, मारो, मतलब आपके अगर किसी की चिल्ला भी रहा है तो जो अपने से कमज़ोर है उसे भी चिल्ला पाओगे, है कि नहीं। तो वही चीज़, तो जो ये रिसर्च जहाँ से होते हैं, ऐसा मास्टर डिग्री के बाद CRM क्वालिफाई हो, यहाँ जा सकते हैं CDRI। एक है इंस्टीट्यूट है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जहाँ से तेल निकाला जाता है, बॉम्बे हाई से पेट्रोल निकाला जाता है ना। वहाँ पे केमिकल इंजीनियर, ऑयल इंजीनियर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर, सब केमिस्ट्री ब्रांच वाले, या ISM धनबाद से IIM होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, आपको जानते हैं धनबाद में झरिया में कोयला खदानें हैं, आपने सुना होगा, कोयला निकाला जाता है वहाँ से, है ना। तो इन इंस्टीट्यूट से पढ़ करके आप ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम, मतलब जो ऑयल फील्ड की कंपनियाँ, वहाँ जा सकते हैं। और इतनी सैलरी है ना कि आप जो है समझिए कि करोड़ों रुपये का पैकेज होता है, समझिए कि यहाँ पे आप पोस्टिंग हो जाए, है ना। CDRI में एज ए साइंटिस्ट सही नई दवा बनाई गई, लगातार रिसर्च होता रहता है। अब ये वाला बैक्टीरिया, अब ये दवा काम नहीं कर रही है बैक्टीरिया में, अब लाओ इसमें फार्मूला में चेंज करते हैं, है ना, फार्मूला चेंज करके नई दवा बना दी। देख रहे हो मार्केट में कितनी दवाएँ आती हैं लगातार। दूसरी आज खांसी देने जाओ, ये सिरप आया, कल देने फला ये वाला सिरप दे दे, अब ये काम करेगा, अब फोरेक्स काम नहीं कर रहा है ना। तो ये सब कौन करता है, केमिस्ट्री वाले करते हैं, केमिस्ट करते हैं, है ना, उनको बनाने का, उनको प्रोसेस का सारा काम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, केमिस्ट्री कितना डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं मैं केमिस्ट्री सिर्फ 2-3 कंपनियाँ में भी आज फील्ड में अन्य ONGC में काम किया हूँ, पेप्सी इंडिया लिमिटेड में काम किया और 6 महीने, लेकिन हमें जब मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी थी, इसलिए फिर वहाँ नहीं गया, कुछ मैंने किया फिर छोड़ दिया मैंने, है ना। तो इतना ज़्यादा आप बुला लेंगे कंपनी वाले, आप कोई जॉब नहीं मिल रही, 1 हफ्ता बायोडाटा ये CMSC किया हो अच्छे जगह से, आप जाइए कंपनी में बायोडाटा दे दिए, ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे, ऑफलाइन, नाउ यू आर कंटेस्ट। जितनी खाद की कंपनियाँ हैं, इफ्को, यूरिया, है ना, तमाम जो देखिए खाद का बनती है ना, सब में केमिस्ट्री की आवश्यकता है। आप प्रोसेस जानिए, टेस्टिंग जानिए, है ना। आप पहले बताओ यूरिया खाद है, आप पीस के दोनों पुड़िया दे दिए, ग्लूकोज यूरिया, अब पता करो, आपको चखना नहीं है, पता करो कौन ग्लूकोज है कौन यूरिया, है ना। तो क्या करेंगे, लैब में जाके टेस्ट करेंगे, है ना। अब कितना बढ़िया काम सोचिए, कोई हार्ड वर्क नहीं है, आपके दिमाग का यूज है, एनालिसिस करके इसमें इतना परसेंट, इस दवा में इतना परसेंट नाइट्रोजन आ रहा है, इतना परसेंट आ रहा है, सारी काम मशीनें कर रही हैं। आपको टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करके इसी रूम में बैठ करके बस ऐसे ऐसे हिलाते देखा नहीं है उसमें CID में जो तारिका काम करती है और ये सब करती है ना। फोरेंसिक लेबोरेटरी हो, है ना, किसी भी स्पेसिमेन को गाड़ दिया गया है काट मार करके, कितने दिन पहले दबाया गया है, उसके साथ क्या किया गया है, ये काम करता है फोरेंसिक साइंस। कौन सा काम करता है, फोरेंसिक, क्रिमिनोलॉजी, है ना। तो केमिस्ट्री वाले यहाँ भी जाते हैं, है ना। तो मतलब इतना वाइड स्कोप है कि कहीं भी जा सकते हैं, रिसर्च लेबोरेटरी में जा सकते हैं, और क्रिमिनोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते हैं, फोरेंसिक साइंस में जा सकते हैं। कोई नवा, डॉक्टर रेड्डी का नाम सुना है, डॉक्टर रेड्डी, ग्लैक्सो, कैडिला, इतनी पावरफुल दवा की कंपनियां हैं। यहाँ पे आप घुस जाइए, आपको 50,000 सैलरी दे रहे, अगले साल प्रैक्टिकल हैंड हो गए, पहले अब मैं ये कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, 10,000 वेतन पाने के लिए आपको तैयार है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हैंड हो चुके हो। आपके बिना कंपनी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। क्योंकि जनरल मैनेजर MBA BTech किया होता है, उसको क्या मालूम क्या फार्मूला है, कैसे टेस्ट करेंगे, है ना। वो काम तो केमिस्ट्री वाला कर, केमिस्ट्री वाले ने सैंपल अगर रिजेक्ट कर दिया, ये सैंपल मार्केट में नहीं जाएगा, तो वो सर पटक के मर जाए, मार्केट में उतार नहीं सकते। क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट का काम है ना। इसलिए ये सब प्रोसेस जहाँ आप अच्छा बताइए, ये मेटलर्जी क्यों पढ़ते हैं, आप टाटा स्टील में जाकर आपका इंटरव्यू करवाएगा है ना। तो बताओ क्या पूछेंगे, स्टील क्या है ना, एक बेहतरीन स्टील का हम कैसे बना सकते हैं, प्रोसेस समझाइए। आप प्रोसेस बताने लगे, बताइए मैकआर्थर प्रोसेस क्या है। आप कहीं चांदी की
अशुद्धियाँ निकालनी है, चांदी का निष्कर्षण करना है। बताइए सबसे बेस्ट मेथड कौन है, कैसे करते हैं इसको, है ना। ये जिंक का इस्तेमाल हम क्यों किया इस रिएक्शन में पूछ लेंगे, तो आप बताएंगे सर जिंक सिल्वर से ज़्यादा सक्रिय धातु है, इसलिए इस सलोबल सॉल्ट से जिंक सिल्वर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। और हमारा काम ही है अलग करना। अलग करने के बाद उसको क्या करना, शुद्ध कर लेना, है ना। प्यूरिफिकेशन कर लेना, शुद्धता, जिससे 90% 99% तक शुद्ध कर लेते हैं आप, ना। अब आप जानिए कि कोई भी चीज़ 100% तो शुद्ध होती नहीं है ना, कुछ न कुछ अशुद्धियाँ ये सब कार्य करने के बाद भी बची रह जाती है ना। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, कॉपर पाइराइड से फपोलेदार कॉपर का निर्माण कैसे करते हैं, और उसमें शब्द लिखा होगा, सब सुना होगा। ये कोरोना पीरियड के बच्चे होंगे तो ऐसे ही रनआउट के पास हो गया ना, नहीं तो पढ़ा होगा फपोलेदार कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर, है ना। तो जब लास्ट में सोचिए 4 स्टेप क्रिया करने के बाद में जब कॉपर ऐसे 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 बुलबुला, जैसे आप गुड़ और वो पकाइए, जैसे चीनी का बिलेन उबालिए, ऐसे बुलबुला होने लगे, उसके बाद काढ़ा करके आप उसको ढेली में कन्वर्ट कर लें, है ना। तो जब इस गाढ़े फॉर्म में आता है ना, तो बुलबुला के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती रहती है। तब भी सोचिए सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ निकाल चुके हैं, यहीं से निकल नहीं जाती, अभी भी घुसी हुई है कुछ मात्रा में। अगली बार आप क्रिया करता है स्मेशन, आप फिर स्मेल्टिंग प्रकलन की क्रिया करेंगे, जिसके लिए रिवर्बेटिव, परावर्तनिक भट्टी, वाक्या भट्टी, तमाम प्रकार की भट्टियाँ होती हैं, उनमें लेके जाते हैं, पिघलाते हैं उनको, है ना, हाई टेम्परेचर में, तब जाके शुद्ध। इसके बावजूद भी जब नीचे आता है कॉपर, तो जब ठंडा जैसे जैसे होता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर आती है बुलबुला के रूप में, और उसको ऊपरी तली में पपड़ी की तरह जम जाती है। जैसे आप देखिए जब दूध जमाते हैं, गर्म करते हैं और ठंडा पानी में रखते हैं, क्या होता है, उसकी पपड़ी साड़ी जिसको बोलते हैं, आप इधर बुंदेलखंड में साड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूध के ऊपर ही पपड़ी जब पड़ जाती है, क्या बोलते हैं, बुंदेलखंडी यार भाषा मुझे ना थोड़ा कभी कभी बाउंस करती है, हमारे तरफ साड़ी बोलते हैं, मोटा नहीं है ना। हाँ, तो आप जैसे कहते हैं मक्खन है, मक्खन कहते हैं, हाँ। तो ये पपड़ी के रूप में जब जम जाता है कॉपर ऊपर आकर के सल्फर डाइऑक्साइड निकलने के कारण ठंडा होते समय, तो उसी को कहा जाता है फपोलेदार कॉपर। कौन सा कॉपर, फपोलेदार। हाँ, कभी एक टर्म सुना है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, है ना, पिग आयरन, कास्ट आयरन, लोहे के भी प्रकार होते हैं। सबसे शुद्ध लोहा कौन होता है जानते हैं, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, और सबसे शुद्ध लोहा कौन होता है, उसको ना तो पिटवा लोहा जानते हैं। लोहे इतना गरमाते वात्या भट्टी में ऐसे लेई की तरह हो जाता है, लेई की तरह, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे गोला बना लेते हैं और उसे हथौड़े से पीटते हैं, है ना, बड़ा चीमड़ हो जाता है ना, फिर सांचे में डालते हैं, उसको पीटते हैं, इसीलिए कौन सा लोहा कहते हैं इसको, पिटवा लोहा, है ना। और जब ज़्यादा लोहा कच्चा होता है, जिससे खिड़कियाँ, जाले, ये सब जो बनाए जाते हैं ना, चैनल बनाए जाते हैं, लोहे के ड्रम बनाए जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा शुद्ध लोहे की आवश्यकता नहीं होती है, तो सांचों में ढाल दिया जाता है, ठंडा हो जाता है, उसी का आकार ले लेता है, तो उसे कहते हैं ढलवा लोहा, है ना, ढाल देते हैं। और एक और होता है, तो इसमें नाम याद नहीं आ रहा, बट लोहे की मेटलर्जी पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा आपको। तो जैसे रेल की पटरियाँ हैं, वहाँ पे शुद्ध लोहे की जरूरत होती है, सबसे शुद्ध लोहा। जो रेलवे की लाइनें देखी कितनी बारिश होती रहती है, कहीं जल्दी में जंग नहीं लगता, है ना। और खिड़की दरवाजे जरा खोल दीजिए, पेंट नजर एक साथ देखिए क्या हालत होती है इनकी, जंग लग जाता है ना, ये खराब क्वालिटी लोहा, उतना जितना ही लोहा घटिया क्वालिटी होगा उतनी जल्दी उसमें जंग लगने की संभावना होती है। दरवाजे देखिए हर साल पेंट करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मेटलर्जी रसायन विज्ञान में, यहाँ पर रसायन विज्ञान की देन है कि कैसे आप निकालोगे, कैसे शुद्ध अवस्था में क्या कौन कौन से धातुएं प्राप्त होती हैं ना। कल आप लोग 10 ये जो धातुओं के हमको अयस्क याद करके आइएगा, ठीक है ना। अयस्क कौन कौन सी धातुएं के, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, है ना। इतनी धातुओं के 5-5 अयस्क लिख के ले आइएगा। अयस्क पूछता है ना, फला अयस्क किस धातु का, है ना, तो ये लिखे आइएगा। अब देखिए रोस्टिंग के बाद, अब इसके बाद देखिए हमने अयस्क को क्या कर लिया,
वायु की उपस्थिति में भूज लिया, है ना। इसका 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 क्यों करते हैं पूछ लिया आपने कि भर्जन क्रिया क्यों आवश्यक। अच्छा, भर्जन और भंजन में अंदर समझ में आया। भर्जन माने वायु की उपस्थिति में अयस्क को भूजना, है ना, गर्म करना, जिससे अयस्क ऑक्साइड के रूप में या मेटल के रूप में परिवर्तित हो जाए और गलना के नीचे करते हैं। भंजन में और ज़्यादा टेम्परेचर पर किसी बड़े उसके कार्बन वाली एल्केन को छोटे छोटे एल्केनों में तोड़ना, ये क्रिया क्या कहलाती है, भंजन। और उत्प्रेरक की भी उपस्थिति होती है उसमें, है ना, जैसे CR2 को क्रिया लिया उत्प्रेरक। अब एक क्रिया होती है निस्तापन, क्या कहते हैं उसको, निस्तापन। निस्तापन, कैल्सिनेशन, निस्तापन, कैल्सिनेशन। इसकी डेफिनेशन लीजिए, किसी सांद्रित अयस्क को, किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया, गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। इस क्रिया के लिए, इस क्रिया के लिए निस्तापन कड़ाहों का प्रयोग करते हैं। इस क्रिया के लिए निस्तापन कड़ाहों का हेलो, क्लास में बाहर निकले हो क्या, अभी आता हूँ। निस्तापन कड़ाहों का प्रयोग करते हैं जब अयस्क कार्बोनेट, जब अयस्क कार्बोनेट या हाइड्रेटेड अवस्था में होता है, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड अवस्था में होता है, तो उसके सांद्रण के लिए निस्तापन का प्रयोग करते हैं। निस्तापन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप लोहे का अयस्क का निष्कर्षण करने जा रहे हैं, शुद्ध लोहा, लेकिन जिस एरिया में आपकी फैक्ट्री लगी है वहाँ ये वाला Fe2O3 ये हेमेटाइट है, ये वहाँ नहीं मिल रहा है ना, बल्कि वहाँ इसका दूसरा प्रकार सिडेराइट मिल रहा है, या PCO3 मिल रहा है, ये भी तो आयरन का हुआ ना, है ना। अब क्या काम करते हैं, आपकी तो ऑक्साइड ऐसा हेमेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट है, तो अब ये दोनों नहीं है, तो वहाँ पे कार्बोनेट के फॉर्म में ऐसे पाया जाएगा, है ना। और एक लिमोनाइट होता है Fe2O3.3H2, ये है, मान लीजिए वहाँ ये वाला है ना। तो अब क्या करिए, इसके साथ जल जुड़ा हुआ है पहले ना, तब बताइए ऑक्साइड तो पहले से ही इसके साथ है ना। ऐसे अयस्कों के सांद्रण के लिए जिसमें जल दिखाई दे, कार्बोनेट दिखाई दे, ऐसे अयस्कों के सांद्रण के लिए जिस बेस्ट विधि का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, निस्तापन है ना। जैसे बंद कढ़ाई में गर्म करना, है ना, जैसे कराहा कढ़ाई जानते हैं ना, निमंत्रण बड़े बड़े कराहा चढ़ते हैं, इधर चढ़ते हैं ना, है ना, उसमें सब्जियाँ जैसे मांस में बनाना होता है ना, तो बनाते हैं, क्यों, हाँ। तो उसी प्रकार आप देखिए, इससे हीट करोगे आप तो पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा, और क्या बचेगा, Fe2O3 प्लस
3H2O वेपर बन के लीड करेंगे आप। और ध्यान रखना ये है, यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है ना। भर्जन और निस्तापन में मेन अंतर यही है कि भर्जन में ऑक्सीजन बहुत जरूरी है ना, लेकिन निस्तापन में ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी नहीं है ना। कह लीजिए कि बंद करके कड़ाहों में, जैसे कढ़ाई उठ के आती है चाइना वाली ब्लैक ब्लैक, उसके ऊपर से ढक्कन लगा रहता है शीशे का आइल, उसके ऊपर बंद कर देते हैं, गोल गोल बनाते हैं ना, तो जिससे बाहर से एयर उसमें प्रवेश न है ना, और उसकी वेपर जाए और प्रेशर मारे और वेपर से ही बंद है ना। तो उस प्रकार अब देखिए, इसको जब आप गर्म करेंगे, आप यहाँ देखिए पानी इसके साथ जुड़ा था, भाप बन के निकल गया, अब इतना बचा है। अब हम आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे, एक कुछ ऐसा कराएंगे कि इससे ऑक्सीजन निकल के बाहर हो जाए और आयरन हमको मिल जाए, पिघली अवस्था में मिल जाए ना, पिघली अवस्था मिल जाए। अब इसके लिए गलाएंगे, आपको समझिए गलाने की क्रिया को कहते हैं प्रगलन, क्या कहते हैं इसको, स्मेल्टिंग है ना। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस है ना। गलाओगे तो फिर भी कुछ अशुद्धि रह जाएगी, तब क्या करोगे है ना, अशुद्धियों को कहाँ ले जाओगे। गलेगा तो कैसे गलेगा, उसके लिए गालक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, अम्लीय अशुद्धियाँ होगी तो क्षारीय गालक का प्रयोग, क्षारीय अशुद्धियाँ हैं तो अम्लीय गालक का प्रयोग ना, उल्टा कर देते हैं। और जो धातु का कचरा निकलता है उसे धातु मल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, धातु मल। ये टर्मिनोलॉजी टिप्पणी लिखने के लिए आती है। धातु मल क्या है, गालक क्या है, दो प्रकार के गालकों के उदाहरण दीजिए, अम्लीय गालक और क्षारीय, इनके एग्जाम्पल पूछता है। भर्जन निस्तापन में क्या अंतर है, किस विधि में कौन सा इस्तेमाल, जैसे हमने कहा मैकार्थर प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, चांदी निकालने है ना। और हमने बताया कि ये अभी एल्युमिनियम जो तार है, कल के लेक्चर में मैं एल्युमिनियम के डिस्कशन आप बताऊँगा एल्युमिनियम कैसे निकाला जाता है। उसके लिए 3 विधियाँ, बेयर सरपेट, हॉल बेयर सरपेट की विधियाँ है ना, अलग अलग इम्प्योरिटी होंगी तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे आप। फिर क्या करेंगे आप, हुक की विधि, शोधन कैसे करेंगे, हुक की विधि। ये विधियाँ ऐसे उठा के पूछ ली जाती है। हुक की विधि का प्रयोग किस धातु के निष्कर्षण के लिए करते हैं है ना, तो आप देखेंगे एल्युमिनियम के लिए करते हैं। अब उस विधि में क्या करते हैं तो चर्चा हो जाएगी है ना। अभी तक आपने जाना। अच्छा देखो, जब आप गर्म करोगे इससे क्या निकलने की संभावना है, आप सोचिए क्या निकलने, आप इसी को कर रही हो, इंटर कर चुके हो, आपको क्या चल रहा है, ये सी जेल का से फर्स्ट ईयर है, लग रही है कितना परसेंट बना सेकंड ईयर में, तो तुमने क्या एडमिशन नहीं लिया तो इसमें अभी इसी तरह पास आउट हो चुका है। आप लोग इधर में हो, इसी तरह फाइनल में इसी कॉलेज के हो, कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से, अच्छा तैयार नहीं है जैसे बनता, तो कभी बच्चे बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, ऐसे भी क्लास लेते हैं। अच्छा तो क्या मेरे क्लास में मैं तो टाइम से आ जाता हूँ। हमारे ग्रुप में क्लास में डाली रहती है 3:30 से। अब 3 लेक्चर मेरे रहेंगे, आज है, कल है, परसों है ना, फिर 3:30 से मेरे लेक्चर हैं। तो जब इंटरेस्ट होगा तब ना रुकेंगे। अभी एग्जाम ले लीजिए, किसी कुछ आता नहीं है, नाम है कि मेडिकल इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे हैं है ना, BSc से चला गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को कोरोना ने ले लिया, क्या करोगे जीवन में, मेडिकल इंजीनियरिंग ऐसे निकलेगा। केमिस्ट्री बहुत ये सब जो है ना मेरिट बनाने में ये सब्जेक्ट काम आते हैं। फिजिक्स पता चला इतने बड़े बड़े सवाल आ गए हैं, तो अलग करते रह जाओ, फिर केमिस्ट्री टाइम बचाती है। तो केमिस्ट्री जिसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना, यानी मेडिकल इंजीनियरिंग में ये सिलेक्शन में सबसे मेन आम रोल। जियोलॉजी पार्टी तो थोड़ा सा समझ रखने वाला भी विषय है, लेकिन केमिस्ट्री तो प्योर समझने वाला विषय है ना। तो अब तो इसमें अगर हाई मार्क ले आते हैं, फिजिक्स में थोड़ा बहुत कम भी हो गया, चलो है ना, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट तो आपको टॉप पे पहुंचाना, 45+ करने का टारगेट होना चाहिए। जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है ना। फिजिक्स में 35-40 पर भी अटक गया तो भी मेडिकल सिलेक्शन, लेकिन 40+ लाओगे इन तीनों में है ना। ऐसे कैसे होगा, फॉर्मेलिटी मतलब क्यों की जा रही है कि
क्या आपको लगता है टीचरों को पढ़ाने में, आई थिंक मैं तो आज तक फेल्योर नहीं हुआ, मैं इलाहाबाद में पढ़ाया हूँ, लेकिन उस तरफ पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं एनर्जी मिलती है कि यार लाओ ये बच्चे समझ में अब और ज़्यादा पढ़ाए, है ना। कभी कभी आपका लेक्चर बाउंड कर दिया जाता है, नहीं तो और सारी चीज़ें बहुत डिटेल पर पढ़ाने के लिए है ना। अब मतलब 3 लेक्चर में 20 लेकिन 3 लेक्चर में 20 में क्या होगा, लेकिन मेरा प्रश्न रहेगा जो उसका कॉन्सेप्ट है आपको मैं उसको समझा दूँ, है ना। तो ये चीज़ें हैं, जब आप लोग ग्रुप में अगर बना हो तो ग्रुप में बात किया करिए, क्लास कोई मिस ना करें, है ना। टेस्ट में सब हुआ था नहीं शनिवार, जब पिछले लेक्चर हमने पढ़ाया उसका मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन बना के दिया था, यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए हमसे मांगा जाता है, जितने लेक्चर लगते हैं जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसे 20 क्वेश्चन मांगे जाते हैं। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों का बायोलॉजी का कंबाइंड पेपर बनता है। आप लोग नहीं बैठते क्या उसमें? अच्छा इस बार शायद प्रोग्राम था नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट तो होना ही है ना, टेस्ट होना। अब आप देखिए इसमें निस्तापन में हीट करोगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? आपको नहीं लगता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यहाँ से बाहर हो जाएगा? अच्छा बचा क्या? CO2 बाहर हो गए थे, या EO बचा। क्या बचा? ये देखो आयरन अपने ऑक्साइड में बदल गया और यहाँ से भट्टी से कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखा, सेडेराइट छोटा हो गया, कार्बन बाहर हो गया, ऑक्सीजन बाहर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में। अब ये बचा है, समझ लो, है ना। अब बताओ, अब यहाँ पे अब सोचो कि स्मेल्टिंग के यकीन तक जब आ गया, कोयला फूंक डाल करके, वो भट्टी में क्या डालते हो? कोयला। क्यों? या इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं ना। जैसे सौदा गृहों में क्या होता है, बिजली से लास्ट में जलाया जाता है ना। लेकिन इन भट्टियों में जनरली आप ईंटा बनता हुआ देखे होंगे, ईंटे में बनाने के क्या जोड़ते हैं? कोयला। लेकिन बड़े बड़े से टावरों में भट्टी इस्तेमाल की जाती है। वात्या भट्टी का एक रूप है, कौन सी भट्टी? वात्या, ब्लास्ट बर्नर, बड़ी भट्टियाँ जो होती है ना। तो आप सोचिए इसको कोयला अगर डाल करके बहुत तेजी से 15 लगभग 1600 डिग्री टेम्परेचर तक हाई वात्या भट्टी में जाता है, इतना। अब आप क्या समझते हैं, जब कार्बन कोयला जाएगा इसके साथ जुड़कर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की संभावना है। अधिक मात्रा में रहा तो भट्टी से धुआं के रूप में क्या भी निकल सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो होगा, भूजने की क्रिया में क्या होगा? आपने निस्तापन से छोटा कर लिया, है ना, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड भट्टी के धुएं से ऊपर निकलती चली जा रही है और आयरन अलग हो जाएगा। देखो पिघली अवस्था में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन पिघल जाएगा और नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और ऊपर उसके तैरेगी धातु का कचरा, अशुद्धियाँ, है ना। मान लीजिए सिलिका है, बालू की अशुद्धि आ रही है, तो आप देखिए ये अम्लीय कारक, जब कारक पर चर्चा करेंगे, ये अम्लीय कारक है। CaO क्षारीय अशुद्धि है, अम्लीय कारक को क्षारीय अशुद्धि के साथ मिला दोगे तो बन जाएगा कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3। ये देखो CaSi ऑक्सीजन 3 हो गया। ये कैल्शियम सिलिकेट, इसे कहते हैं धातुमल। क्या कहते हैं? धातुमल, यानी धातु का कचरा। ये तैरेगा वात्या भट्टी के ऊपर, उसका निकास द्वार अलग होगा, पिघला हुआ लोहा नीचे, है ना, उसको अलग निकाल लेंगे और इसके जो कचरा है उसको अलग कर देंगे, है ना। अब उसके बाद जैसे गुड़ बनाते देखा है, कभी कभी ऐसे उबलते हैं उसको ना तबला से, जब बड़े से उसमें होता है क्या कहते हैं लकड़ी से, उसमें बड़े आकार में बनाया जाता है। उसके बाद जब गुड़ जमने लगता है तो उसको काट के ऐसे भेली बनाते हैं, ऐसे कभी कभी रूढ़ियों का छाप डाल देते हैं। कभी अब तो यहाँ तो सीधे सीधे बनाने लगे, बड़े बड़े ऐसे फूल की भेलियाँ आती हैं दुकानों पर ना। पहले हम लोग जब गाँव में इस्तेमाल करते थे, पहले गन्ना को बोया जाता था, तो ऐसे बड़े से कढ़ाई में निकाल करके उसको जैसे वो ठंडा हो जाता है ऐसे पीट देते थे उसको। उसके बाद निकाल के देखा सा हल्का गिरा रहता था, ऐसे मूलियों में छाप ऐसे दबा के छोटी छोटी भेलियाँ बना करके रख दी जाती थी, है ना। अब वो नहीं आता, अब तो छोटा छोटा भेलिया इतना बड़ा देखिए आता है वो, है ना। तो मतलब ये सारा प्रोसेस अब लोहे के साथ आगे हम करेंगे। कल लेकिन पढ़ेंगे एल्युमिनियम को मेटलर्जी ना, जैसे तार बनाते हैं उसको कैसे निकालते हैं। अगर आप मैसेज कर सके तो कर दीजिएगा, है ना। कल जो है मैं राइट हैंड ले जाऊँगा, तो निस्तापन पढ़ा, भर्जन पढ़ा, है ना। अब कल
अगला प्रश्न पढ़ेंगे प्रज्वलन क्या होता है। हाँ, और एल्युमिनियम की मेटलर्जी, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, बंद रहो।